गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में। आज हम समझेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उससे रिलेटेड क्या एस्पेक्ट्स हमको पता होने चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को हेल्प करती है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें बाधा पैदा करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए इतना बेनिफिशियल क्यों है। माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर कोई बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है तो दूध में ऐसे बदलाव आते हैं कि वो प्रीमैच्योर बेबी को डाइजेस्ट होने में आसानी हो और उसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो सब उससे पूरी हो जाए। इसलिए जो माँ का दूध है वो उस बच्चे के लिए स्पेसिफिक होता है। साथ ही ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसका जो पीएच है वो कम होता है, जो लैक्टोबैसिलाई नाम के हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो होने में हेल्प करता है, जो बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इसके अंदर इंटरफेरॉन नाम के कुछ एंटीवायरल कंपोनेंट भी होते हैं। इसमें पाबा नाम का एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो मलेरिया से बचाता है। लैक्टोफेरिन नाम का एक कंपोनेंट होता है जो इकोलाई जैसे बैक्टीरिया से बढ़ाता है। इसके अंदर बाइल सॉल्ट होता है जो फैट डाइजेशन में तो मदद करता ही है, साथ में जियार्डिया अमेबिक इन्फेक्शन से भी बचाता है। जो बेबी ब्रेस्ट फेड होते हैं एज कम्पेयर टू फार्मूला मिल्क, उनमें डायरिया, निमोनिया और ईयर इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। साथ ही साथ ये एलर्जी और अस्थमा के रिस्क को भी कम करता है। यही नहीं, अगर ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू किया जाता है 2 साल तक के, तो ऐसा भी देखा गया है स्टडीज़ में कि जब ये ऐसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मिलाइटस, हार्ट डिसीज़, ये सारी बीमारियां भी कम होती है। और कुछ खास चीज़ें देखी गई है, जैसे अगर ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू होता है तो 7 महीने के बाद में उसमें अमाइलेज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस कारण से जब बेबी को हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं तो जो अनाज हम बच्चे को देते हैं उसको पचाने में भी ये अमाइलेज हेल्प करता है। तो इनडायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग जो वीनिंग है उसमें भी हेल्प करता है। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखी गई है कि बच्चे का आईक्यू ज़्यादा होता है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड किए जाते हैं उनका आईक्यू ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फार्मूला मिल्क पे होते हैं, और ये आईक्यू का डिफरेंस अप टू 8 तक के रह सकता है। साथ ही उनकी विजुअल एक्यूटी ज़्यादा होती है, उनमें साइको सोशल डेवलपमेंट अच्छा होता है, उनमें इमोशनल सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। ये बच्चे वेट कम गेन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फार्मूला मिल्क फेड बेबी, लेकिन इनका आईक्यू और इनकी इम्यूनिटी डेफिनेटली ज़्यादा होता है उन बच्चों से जो फार्मूला मिल्क पे होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसमें केसिन की मात्रा कम होती है एज कम्पेयर टू काउज मिल्क और बफेलोज मिल्क, जिसके कारण से इसमें सॉफ्ट इजीली डाइजेस्टेबल कर्ड बनता है। ये दूध जल्दी पचता है और इसके स्टूल्स भी सॉफ्ट होते हैं। माँ के दूध में अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन नाम का एक घटक होता है और काऊ के मिल्क में बीटा लैक्टोग्लोबुलिन नाम का घटक होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि ये ज़्यादा एलर्जीज क्रिएट करते हैं। काऊ मिल्क के कारण एलर्जीज हो सकते हैं और वो डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। एज कम्पेयर टू काऊ मिल्क, माँ के दूध में जिंक और आयरन की कमी होती है, लेकिन जितना भी जिंक और आयरन होता है उसका बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए वो सेटिस्फाई कर देता है जो भी बेबी की रिक्वायरमेंट है, अनलेस मदर उसमें बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। अगर मदर में डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली उसके मिल्क में भी वो डेफिशिएंट रहेंगे और बेबी को फिर ऐसे कंडीशन में सप्लीमेंट्स लगते हैं। विटामिन डी मोस्टली इंडियन मदर्स में डेफिशिएंसी रहती है, तो अगर बच्चे को सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है तो ऐसे कंडीशन में हमको विटामिन डी का सप्लीमेंट देना होता है। साथ में ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन ए होते हैं, देन WBCs होते हैं, लाइजोजाइम्स, लैक्टोफेरिन, जैसा हमने समझा है कि इनका रोल बैक्टीरिया को किल करने में होता है। साथ ही ओलिगोसैकेराइड्स माँ के दूध में होते हैं जो बैक्टीरिया का इंटेस्टाइन के म्यूकोजा के अटैचमेंट को प्रिवेंट करता है।
जिसके कारण से भी बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है। कब माँ का दूध शुरू करना चाहिए? तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो एज अर्ली एज पॉसिबल हमने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ट्राई करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट पहले आधे घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग हमने ट्राई करना चाहिए। और अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, सीजरियन सेक्शन हुआ है, तो भी पहले 4 से 6 घंटे में हमने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कोशिश करना चाहिए। अब स्टार्टिंग में माँ को दूध नहीं होता, हल्का सा कोलोस्ट्रम आता है। अब ये कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम जो पहले 2-3 दिन में दूध आता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये गाढ़ा चिपचिपा पीले कलर का दूध होता है, लेकिन इसका अपना अलग इम्पोर्टेंस है। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, इसमें एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और ये बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इसलिए इसको बहुत बार बेबी का फर्स्ट वैक्सीन भी कहा जाता है। अब इसमें जो है एक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर नाम का एक पर्टिकुलर घटक होता है जो इंटेस्टाइन को मैच्योर करने में हेल्प करता है। तो अगर आप कोलोस्ट्रम बेबी को देते हैं तो बच्चे के इंटेस्टाइन भी मैच्योर होते हैं और सब्सिक्वेंटली बच्चा अच्छे से फीडिंग को टॉलरेट करता है। साथ ही ये बच्चे के नर्व्स और रेटिना को डेवलप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पहले 2-3 दिन जो मिल्क आता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। दूसरे से चौथे दिन तक के जो दूध आता है उसको कम इन मिल्क कहते हैं। 7वें से 14वें दिन तक के जो मिल्क आता है उसको ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। और 2 हफ्ते के बाद में जो दूध आता है उसको हम मैच्योर मिल्क बोलते हैं। इन सब का कंटेंट धीरे धीरे चेंज होता है, लेकिन बेबी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वह सफिशिएंट रहता है। अगर कोलोस्ट्रम बहुत कम है लेकिन उसके बावजूद अगर बेबी को सिर्फ कोलोस्ट्रम भी मिल जाए एडिक्वेटली, तो भी वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है। उसको अलग से फॉर्मूला मिल्क या फिर काऊ मिल्क देने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी किसी सिचुएशन में जब आपके पीडियाट्रिशियंस आपको गाइड करते हैं उस टाइम में ही हमने फॉर्मूला मिल्क ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज जहाँ तक हो सके ब्रेस्ट फीडिंग ही बेबी को देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग में 2 हार्मोन्स बहुत स्पेसिफिकली काम करते हैं। एक है प्रोलैक्टिन और सेकंड है ऑक्सीटोसिन। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी इसकी लेवल बहुत ज़्यादा होती है। ये मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी टिश्यू को उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। क्योंकि साथ ही प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल भी काफ़ी हाई होता है, इसलिए यह दूध नहीं बनाता प्रेगनेंसी के टाइम पे। जैसे ही डिलीवरी होती है और प्लेसेंटा हट जाता है, ये हाई प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो सोर्स है प्लेसेंटा वो निकल जाता है, और फिर ये प्रोलैक्टिन का एक्शन अनइनहिबिटेड रहता है और इसके कारण से फिर दूध आना शुरू होता है। जब भी बच्चा सक करता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल 1 घंटे बाद बढ़ता है, मतलब वो नेक्स्ट फीड के लिए दूध बना के रखता है। प्रोलैक्टिन का लेवल नाइट फीडिंग के कारण भी बढ़ता है, इसलिए नाइट फीडिंग को इनकरेज करना चाहिए। रात में माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो ब्रेस्ट के अंदर जो लैक्टोफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और उसके आसपास में जो मायो एपिथेलियल सेल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिसके कारण से जो दूध ऑलरेडी ब्रेस्ट में बना हुआ है उसको इजेक्ट करने में मदद करता है। इसी को हम मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो जब भी बच्चा सक करता है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जनरेट होता है और वो बच्चे को करंट फीड के लिए दूध देता है। तो ये हार्मोन और इमोशंस से भी ये हार्मोन सिक्रीट होता है। तो जब भी माँ बच्चे को दूध पिलाना चाहती है और या फिर बच्चा सक करता है तो ये ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। साथ ही मदर के जो सेंसेशन है, उसका जो बच्चे के लिए प्यार है, उसका जो बच्चे का टच है, बच्चे की स्मेल है, बच्चे की साइट है, ये सब देख के जब माँ का प्यार उमड़ता है तो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और दूध निकालने में हेल्प करता है, जिससे बच्चा बहुत बार दूध आसानी से पी पाता है। इसीलिए हमने देखा है कि जब बच्चा एक ब्रेस्ट फीडिंग करते रहता है तो दूसरे ब्रेस्ट से भी मिल्क आता है। ये ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स के कारण होता है। साथ ही अगर माँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा पेन है या फिर अपसेट है, तो इसमें सडन
ब्रेस्ट मिल्क का स्टॉपेज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जैसा हम सब जानते हैं कि यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका रोल होता है, इसलिए बहुत बार शुरुआती कुछ दिनों में दूध पिलाते वक्त माँ को जो गर्भाशय के हिस्से में पेन होता है वो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें बेनिफिशियल है, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसके कारण से जो माँ का जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग है वो कम हो जाता है और यूटरस का साइज भी वापस अपने प्री प्रेगनेंसी लेवल पे आने के लिए हेल्पफुल होता है। अब समझते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो जैसा हमने समझा कि ब्रेस्ट फीडिंग के कारण यूटरस को कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होता है, उसका साइज प्रेगनेंसी के पहले वाले साइज में आने में हेल्प करता है। साथ ही ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण पोस्टपार्टम हीमरेज, जो ब्लीडिंग हम कहते हैं, वो कम हो जाता है, जिसके कारण से माँ में एनीमिया की संभावना कम हो जाती है। साथ ही ऐसा देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से मदर की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और अगर मदर को डायबिटीज़ है तो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। साथ ही जो भी मदर का वज़न बढ़ा था प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसको कम करने में भी ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है। और रिसर्च बताता है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग रेगुलरली किया जाता है तो माँ में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के भी चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस, जो हम कहते हैं कि हड्डी का जो वीकनेस है, उससे भी माँ का प्रोटेक्शन होता है। तो बच्चा जब डिलीवर होता है तो उसमें 3 रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करते हैं, जिसमें रूटिंग, सकिंग एंड सॉलोइंग इंक्लूडेड है। अब रूटिंग मतलब जब भी बच्चे के गाल को या ऊपर के लिप्स को हम टच करते हैं तो बच्चा उस तरफ मुंह मोड़ता है ना, जिससे बच्चे को निप्पल ढूंढने में आसानी होती है। सकिंग मतलब बच्चा सक करता है जब भी बच्चे को निप्पल दिया जाता है। और सॉलोइंग मतलब बच्चा दूध सक करके सॉलो करता है, और जब सॉलो करता है तो वो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकता है। मतलब बच्चा सक और ब्रीद साथ में नहीं करता है ना। तो ये एक तरह का रिफ्लेक्स है जो ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है। ये रिफ्लेक्स जब हम देखते हैं तो रूटिंग रिफ्लेक्स आता है 32 वीक्स पे, और सॉलो ब्रीथ का जो साइकिल है वो जनरली 32 टू 35 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है। और इस कारण से जो बच्चा 36 वीक्स के बाद पैदा होता है उसमें कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से एस्टेब्लिश होता है। अगर बेबी प्रीमैच्योरली बॉर्न होता है तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको बच्चे को या तो फीडिंग ट्यूब पे रखना होता है या फिर हम उसको कटोरी स्पून पे भी रख सकते हैं। तो अगर बच्चा 34 वीक्स के करीब है तो हो सकता है उसमें सॉलोइंग रिफ्लेक्स अच्छे से डेवलप हो गया है, तो आप उसको कटोरी स्पून से दे सकते हैं। अगर वो रिफ्लेक्स, सॉलोइंग रिफ्लेक्स भी अच्छे से नहीं आया तो हमको बच्चे को फीडिंग ट्यूब के सहारे फीडिंग देना होता है। तो बच्चे को कितने दिनों तक के हमने ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए? आइडियली बच्चे को पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, मतलब माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है। 6 महीने के बाद में हमको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना है। और ब्रेस्ट फीडिंग प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हमको बच्चा 2 साल का होने तक के देना चाहिए, और कुछ कुछ कंडीशन में अगर बच्चा लेना चाहता है तो 2.5 साल तक के भी दिया जा सकता है। अगर मदर वर्किंग है या फिर किसी कारण से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 1 से 1.5 साल तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही चाहिए, क्योंकि ये उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है या नहीं, क्योंकि इसे मेजर करना मुश्किल है। तो हम इसको इनडायरेक्टली देखते हैं। अगर बच्चा समझो माँ का दूध पीने के बाद में 6 से ज़्यादा बार पेशाब करता है, या फिर दूध पीने के बाद में 2-3 घंटा अच्छे से सोता है, या फिर उसका रोज का वज़न जो हम अगर देखें तो 20 से 30 ग्राम हर दिन, या फिर हफ्ते का 100 ग्राम आसानी से बढ़ा रहा है, मतलब बच्चे को अच्छे से दूध मिल रहा है ना। ऐसा हो सकता है कि बच्चा दूध पीने के बाद में दिन में 2 से 3 बार सुनहरे कलर के दाने दाने वाले पॉटी करे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा 2-3 दिन स्टूल ही पास ना करे, क्योंकि माँ का दूध कभी कभी बच्चा इतने अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है कि कुछ
स्टूल बनने के लिए बचता ही नहीं। कितना फ्रीक्वेंटली बच्चे को फीडिंग कराना चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हर बार 2 घंटे बाद ही दूध पिएगा। कुछ कुछ बच्चे 1 घंटे में भी उनको भूख लग जाती है और वो दूध पीते हैं, कुछ बच्चे 3 घंटे बाद पीते हैं। तो इनको हम कहते हैं कि फीडिंग ऑन डिमांड और फीडिंग ऑन क्यूज। मतलब जब भी बच्चे को भूख लगती है तो माँ को समझ में आ जाता है कि इसको भूख लग रही है। रोने से पहले कुछ हरकतें ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल आंखों की कुछ मूवमेंट रहेगी, या बच्चा सकिंग साउंड करेगा, या फिर उंगली चूसेगा, या फिर गर्दन को लेफ्ट राइट में घुमाएगा, तो माँ को समझ में आ जाता है कि बच्चे को भूख लग रही है। तो इन क्यूज को देखते ही उसको फीडिंग शुरू करना चाहिए। अगर बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है तो फिर उस वक्त उसको फीड कराना मुश्किल होता है, उस वक्त बेबी को लैच करने में प्रॉब्लम हो सकता है, और ऐसे स्थिति में फिर बच्चा बराबर से दूध नहीं पीता, बहुत सारी हवा पेट में ले लेता है, जिसके कारण से बाद में उसको गैस होना, पेट दर्द होना, ये सारी तकलीफ़ें होती है। तो जैसा हमने समझा कि स्टार्टिंग में ये इंटरवल 2 घंटा रह सकता है, लेकिन कभी 1 घंटा भी रह सकता है, कभी 3 घंटा भी रह सकता है। तो इसको हमको बच्चे को डिमांड फीडिंग करना है। अब कितनी देर के लिए फीडिंग करना है? जनरली बच्चा पेट भर जाने के बाद में ब्रेस्ट छोड़ देता है ना। ये स्टार्टिंग में 10 मिनट रह सकता है, बाद में बढ़ के 15-20 मिनट भी हो सकता है। लेकिन कोई कोई बच्चे बहुत जल्दी अपना पेट भर लेते हैं। तो जैसा हमने समझा कि बच्चा अगर पेशाब अच्छे से पास कर रहा है, वेट गेन अच्छे से कर रहा है और बाकी सारी चीज़ें उसकी ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा 20 मिनट या 30 मिनट ही ब्रेस्ट फीडिंग करे। हमको हर बच्चे का फीडिंग का पैटर्न समझना है और उस हिसाब से ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है। अब ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो शुरुआत में दूध आता है उसको फोर मिल्क कहते हैं। इसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है जो बच्चे की प्यास को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद में जो मिल्क आता है उसको हाइंड मिल्क कहते हैं। इसके अंदर फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो बच्चे को सटाइटी देता है और बच्चे का वज़न बढ़ने में भी हेल्पफुल होता है। तो अगर आप बच्चे को फोर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों देते हैं तो बच्चे का वेट गेन अच्छा होता है, वो अच्छे से सोता है, माँ को भी आराम मिलती है। जैसे अल्टरनेट मिल्क हम देते हैं तो बच्चे को सिर्फ फोर मिल्क ही मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा वाटर ही होता है, जिसके कारण से बच्चा पेशाब तो बहुत करता है लेकिन उसका वज़न ठीक से नहीं बढ़ता है। इसलिए एक तरफ का मिल्क पूरी तरह से देने के बाद ही दूसरे ब्रेस्ट को बच्चे को अटैच करना चाहिए। दूध पिलाते वक्त बच्चे का नाक साफ होना चाहिए, उसमें कुछ सिक्रीशंस नहीं होने चाहिए और दूध पिलाते वक्त भी उसकी नाक दबनी नहीं चाहिए। अदरवाइज बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पाएगा और बहुत सारी हवा पेट के अंदर खींच लेगा, जिसके कारण से उसको गैस होगी और पेट में दर्द भी होने के चांसेस है। जो ब्रेस्ट का ब्लैक पोर्शन होता है जिसे एरियोला कहता है, वो मैक्सिमम पोर्शन बच्चे को देना है क्योंकि दूध इस ब्लैक पोर्शन के नीचे ही होता है। अगर बच्चा केवल निप्पल के सामने के पोर्शन में ही फीडिंग करेगा तो उसको सफिशिएंट दूध नहीं मिलेगा, माँ को भी तकलीफ होगी और बच्चे की चिड़चिड़ होगी, वो बहुत सारी हवा पेट में ले लेगा, जिसको हम एरोफेजिया भी कहते हैं। दूध पिलाने के बाद में बच्चे को अच्छे से डकार दिलाना ज़रूरी है और डकार दिलाने के बाद में थोड़ी देर लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में सुलाना चाहिए, जिसके कारण से जो भी बच्चे के पेट के अंदर गैस गई है वो अच्छे से निकल जाए। जैसा हमने समझा था कि रात में ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए रात में फीडिंग इनकरेज करना चाहिए। जहाँ तक हो सके रात में फार्मूला मिल्क ना दीजिए, माँ का ही दूध बच्चे को दीजिए। और ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट सिक्रीशंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक चीज़ जो हमको समझनी है कि जितना ज़्यादा बच्चा सक करेगा उतना ज़्यादा दूध बनेगा। दूसरा, जितने कम्प्लीटली ब्रेस्ट एम्प्टी होंगे उतना ज़्यादा मिल्क बनेगा, क्योंकि जितना डिमांड होता है उतना ही बॉडी सप्लाई करती है। दूध पिलाते वक्त टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, बुक नहीं पढ़ना है। दूध पिलाते वक्त बच्चे से बातें करनी है, क्योंकि जितने माँ के फीलिंग्स बच्चे के लिए बनेंगे, जितनी ममता उसकी जागेगी, उतना ज़्यादा दूध बनेगा। इसलिए दूध पिलाते वक्त और कोई काम नहीं करना चाहिए। अब दूध पिलाते वक्त कौन सी पोजीशन में पिलाना चाहिए? दूध पिलाते वक्त बच्चे को माँ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग पोजीशन में फीडिंग करा सकती है, लेकिन आइडियली सिटिंग पोजीशन में जब मदर फीड कराती है तो बच्चे की बॉडी माँ के बॉडी से काफ़ी पास में होनी चाहिए। बच्चे की गर्दन और सर सीधी रेखा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी एक तरफ है और गर्दन किसी कहीं और टर्न करके फीडिंग करा रहे। बच्चे का पेट और माँ के पेट को टच करना चाहिए। माँ को बैक को सपोर्ट लेना चाहिए, उनके फीट सपोर्टेड होने चाहिए और माँ ने बच्चे के ऊपर झुकना नहीं चाहिए। जैसे चित्र में दिखाया गया है उस हिसाब से बच्चे को
कंफर्टेबल करके और माँ खुद भी कंफर्टेबल होके आसानी से फीडिंग कर सकती है। अब अलग अलग पोजीशंस है जिसमें क्रैडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड और अलग लाइन होल्ड, अलग अलग तरीके की फीडिंग पोजीशंस है। हर माँ को एक पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल होती है, वो उसमें बच्चे को फीड करा सकती है। जब आप सुला के फीडिंग कर रहे हैं तो आपको देखना है कि बच्चे का सर उसके बॉडी से ऊंचा हो और माँ दूध पिलाते पिलाते सोए नहीं, क्योंकि अगर बच्चे ने उल्टी गई तो बच्चा मिल्क को एस्पिरेट कर सकता है और चोकिंग एपिसोड होके बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए सुला के दूध नहीं पिलाना चाहिए, और पिलाना भी है तो बच्चे का सर का हिस्सा ऊपर होना चाहिए और माँ ने दूध पिलाते वक्त सोना नहीं चाहिए। माँ को दूध कम क्यों आता है? जैसा हमने समझा था कि हार्मोन्स जो है ये डिपेंड करते हैं माँ के इमोशंस के ऊपर। अगर माँ बहुत ज़्यादा माँ को तकलीफ़ है या फिर माँ स्ट्रेस में है तो भी दूध कम होता है। दूसरा, जितना दूध बच्चे को माँ पिलाएगी उतना ज़्यादा दूध शरीर में बनता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग अगर कम है या फिर बहुत जल्दी जल्दी में दूध पिला के बंद कर देते हैं तो भी दूध कम होने लगता है। रात को ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर रात के फीड माँ ने जल्दी बंद कर दिए तो भी दूध का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। और जैसा हमने सोचा कि बच्चे को अच्छे से लैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका फीडिंग पोजीशन बराबर से नहीं है और बच्चा अगर पूरा एरियोला पे सक नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे माँ को तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, और बच्चे को मिल्क प्रॉपरली ना मिलने के कारण वो ज़्यादा चिड़चिड़ करता है और बहुत ज़्यादा हवा पेट में ले लेता है, जिसके कारण से बच्चे को इवनिंग कोलिक भी होती है। तो सकिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में अगर माँ को ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो गया है, अगर फीडिंग बराबर से बच्चा नहीं ले पा रहा, सिर्फ निप्पल के सामने के पोर्शन पे ही सक कर रहा है, या फिर किसी कारण से दूध नहीं पिला पा रही है माँ जिसके कारण से ब्रेस्ट अगर एंगॉर्ज हो जाते तो एंगॉर्ज ब्रेस्ट पे भी बच्चे को फीडिंग करना मुश्किल होता है। ऐसे कंडीशन में उसको ब्रेस्ट को मिल्क एक्सप्रेस करके सॉफ्ट करने के बाद ही बच्चे को फीडिंग करा पाते हैं। फिर अगर समझो माँ के निप्पल्स रिट्रैक्टेड है या फिर इन्वर्टेड है या फिर उनको कुछ तकलीफ है वहाँ पे, तो उसके कारण भी बच्चे को दूध पीने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए 90 महीने जैसे ही लगता है माँ का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके अगर उसमें रिट्रैक्टेड निप्पल, इन्वर्टेड निप्पल है तो उसको हमने 90 महीने में ही ट्रीट कर लेना चाहिए। जैसा हमने समझा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस के कारण भी माँ का मिल्क सिक्रीशंस कम हो जाते हैं। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है ब्रेस्ट फीडिंग को वो है बॉटल फीडिंग। जब हम बॉटल बच्चे को देते हैं तो दूध अपने आप बच्चे के मुंह में आ जाता है, उसको उसे सक नहीं करना होता है और उसको उसकी आदत पड़ जाती है। जब हम ऐसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लगाते हैं तो बच्चा वेट करता है कि दूध क्यों नहीं आ रहा और उसकी चिड़चिड़ हो जाती है, जिसके कारण से वो दूध नहीं पी पाता। वो भूल जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग में सक करना ज़रूरी है। वो बॉटल फीड की तरह एक्सपेक्ट करता है कि मिल्क अपने आप उसके मुंह में आ जाएगा। इस फिनोमेना को निप्पल कन्फ्यूजन कहते हैं, और इस कारण से जो भी बॉटल फीड बेबी है वो फिर ब्रेस्ट फीड लेना छोड़ देते हैं। इसलिए बॉटल फीडिंग को स्ट्रांगली डिस्करेज किया जाता है। साथ ही बॉटल फीडिंग के और भी बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे दांतों का सामने की तरफ आना, कान का बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार डायरिया होना, और जॉ मसल्स का प्रॉपरली डेवलप ना होना, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है कि बॉटल फीड बेबी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए बॉटल फीडिंग को स्ट्रांगली डिस्करेज किया जाता है। अब ब्रेस्ट फीड बढ़ाने के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? हाँ, जैसे कुछ फूड है, फॉर एग्जांपल पपाया है या मेथी है, ये माँ के डाइट में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये दूध का प्रोडक्शन बढ़ाती है। इसको नेचुरल गैलेक्टोगॉज कहा जाता है ना, क्योंकि ये दूध का प्रोडक्शन बढ़ाता है। माँ ने बहुत ज़्यादा दूध और पानी पीना चाहिए। इनके अलावा कोई भी लिक्विड माँ के डाइट में हमको इंक्लूड करना चाहिए जिसके कारण से उनका फ्लूइड की कमी ना हो बॉडी में। कुछ मेडिसिन्स है जैसे शतावरी है, वो यूज़ किया जा सकता है आपके डॉक्टर के सलाह के कारण, या फिर आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको दे सकते हैं जो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे बेबी है तो कुछ मेडिसिन्स हम इसमें नहीं दे सकते, इसलिए अपने मन से कोई भी मेडिसिन्स ना ले और आपके डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही मेडिसिन आपने लेना चाहिए। प्रॉपर अटैचमेंट होना ज़रूरी है। रात को दूध पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट का कंप्लीट एम्प्टी होना ज़रूरी है, इसलिए
अल्टरनेट ब्रेस्ट पे फीडिंग कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने एक बार एक साइड में फीडिंग कराया तो नेक्स्ट टाइम दूसरे टाइम में तरफ से फीडिंग कराना है, ताकि ब्रेस्ट कम्प्लीटली एम्प्टी हो, बच्चे को फोर मिल्क हाइंड मिल्क दोनों मिले और मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। तीसरा, माँ को इमोशनल स्ट्रेस ना हो, फिजिकल पेन ना हो, इसके लिए भी हमको केयर करना है, जिसके कारण से उनका मिल्क प्रोडक्शन हैम्पर ना हो। तो जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उनके खाने पीने में हमको क्या बदलाव करने चाहिए? तो माँ को एक्स्ट्रा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, अराउंड 550 कैलोरीज उनको एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन लैक्टेटिंग मदर में। उनके खाने में सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमने इंक्लूड करने चाहिए। सीजनल फ्रूट उनको देना चाहिए, मिल्क, बटर मिल्क और भरपूर पानी उन्होंने लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना है। घी, ऑयल और शुगर में भी जैगरी स्पेसिफिकली हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि माँ को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उसको फुलफिल करने के लिए। जो ड्राई फ्रूट, लड्डू और बाकी सारी चीज़ें बनाई जाती है माँ के लिए, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस बहुत कम यूज़ करना है, और नॉनवेज फूड भी माँ के डाइट में सब्सिक्वेंटली इंक्लूड किया जा सकता है। स्टार्टिंग में इसको हमें नहीं देना है, लेकिन जैसे जैसे 3-4 महीने हो जाते हैं उसके बाद में आप ये सारी चीज़ें माँ के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आपको कंटिन्यू करने हैं, ताकि बच्चे को भी ये सारी चीज़ें मिले और माँ भी इन सब चीज़ों में डेफिसिट ना हो। एक चीज़ जो हमको समझनी है कि अगर माँ बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फिर मसालेदार खाना खाती है तो बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है। साथ ही कुछ चीज़ें हैं जो हम परहेज़ में रखते हैं, जैसे कि बेसन है और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो जब भी आप इनको शुरू करें तो स्टार्टिंग में शुरुआती मात्रा एकदम थोड़ी लें, नेक्स्ट टाइम और थोड़ा लें, और 3-4 टाइम के बाद में आप उसको हमेशा के जैसे खा सकते हैं। दोनों तीनों चीज़ें साथ में ना हो, जैसे कि मसाले का भी हो गया और नॉनवेज भी हो गया, साथ में बेसन भी हो गया, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को तकलीफ़ होती है। साथ ही अगर माँ का पेट खराब है, माँ को एसिडिटी है या माँ को कुछ तकलीफ़ है, तो भी बच्चे का पेट खराब हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट जल्दी कराए, ताकि बच्चे को भी तकलीफ़ ना हो। माँ के दूध में न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या होती है? तो हर 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में हमने देखा कि 67 कैलोरीज होती है, 1.1 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, 3.8 ग्राम ऑफ फैट्स होते हैं, 7 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या ट्विन्स बेबी में दूध एडिक्वेट होता है? हाँ, जैसा हमने समझा कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। अगर 2 बेबीज़ है और ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा दूध बनता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्विन्स है तो हमको फार्मूला मिल्क यूज़ करना है। ट्विन्स के लिए भी ब्रेस्ट मिल्क एडिक्वेट हो सकता है। मदर दोनों बेबी को साथ में ब्रेस्ट फीड करा सकती है, या फिर अल्टरनेट करके एक एक ब्रेस्ट पे ब्रेस्ट फीडिंग हमको करना है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि एक बच्चे को एक ब्रेस्ट पे फीड करे और दूसरे बेबी को दूसरे ब्रेस्ट पे फीड करे। इससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों ब्रेस्ट एम्प्टी होंगे और एडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन होगा दोनों बच्चे को प्रोवाइड करने के लिए। ये रिट्रैक्टेड निप्पल्स के लिए क्या किया जा सकता है? रिट्रैक्टेड निप्पल्स के लिए सिरिंजिंग यूज़ की जा सकती है, जिसमें चित्र में दिखाए अनुसार सिरिंज को कट करके दूसरे कट एंड से हम पिस्टन को अंदर डालते हैं, और जो दूसरा एंड है उसको निप्पल को लगा के हम निगेटिव प्रेशर जनरेट कर सकते हैं पिस्टन द्वारा। धीरे धीरे करते करते ये रिट्रैक्टेड निप्पल को बाहर निकालने में हेल्प कर सकता है। इनगॉर्ज ब्रेस्ट हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर फीडिंग बराबर से ना हो तो ब्रेस्ट इनगॉर्ज हो जाते हैं। अगर इनके तरफ ध्यान न दिया जाए तो माँ को बुखार आ सकता है और वहाँ पे ब्रेस्ट अब्सेस भी तैयार हो सकता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में माँ को हॉट फोमेंटेशन करके, हल्के हाथों से मसाज करके मिल्क को एक्सप्रेस कर लेना चाहिए, और बच्चे को बार बार फ्रिक्वेंटली फीडिंग कराना चाहिए, जिसके कारण से इनगॉर्जमेंट पूरी तरह से ठीक हो जाए।